बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिब वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अच्छी खबरें। एक तरफ तहरीक अदम का मामला तो चल ही रहा है, लेकिन अच्छी खबरें भी पैरेलल बहुत सारी हैं और पाकिस्तान तरक्की की तरफ गामज़न है और गवर्नमेंट एक तरफ तहरीक अदम का सामना करनी पड़ रही, लेकिन दूसरी जानिब अपने जो काम है पाकिस्तान के इदारे ख़ासतौर पर मुसल्लह अफ़वाज वो बहुत काम कर रहे हैं और एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है पाकिस्तान को और इंडिया को। पिछले 5 सालों में चौथी दफ़ा इंतहाई सुबकी का सामना करना पड़ा है और पाक बहरिया ने भारतीय आबदोज़ की पाकिस्तानी हदूद में दाखिले की कोशिश फिर नाकाम बना दी। उसको टारगेट किया, उसको वार्न किया, उसको क्या कहना चाहिए लॉक किया। तो ये काम हुए और ये एक बात बता दूं कि ये बहुत कम होता है, क्योंकि अगर किसी भी बहरिया को देखना हो उसकी सलाहियतों को, तो आबदोज़ का मसला ये होता है कि आबदोज़ दुश्मन के निशाने पर, दुश्मन की कैमरे में नहीं आती और वो उसकी पकड़ाई में नहीं आती। और अगर कोई आबदोज़ का दुश्मन मुल्क को पता चल जाए तो इसका मतलब है कि वो इंतहाई उससे कोई नकारा बहरिया कोई हो नहीं सकती। तो ये पाकिस्तान की बहरिया ने 5 सालों में 2016 में भी, 2019 में भी, 20 में भी और 22 में भी मुसलसल चौथी दफ़ा लॉक किया और उसको वापस जाने पे मजबूर किया। ये 1 मार्च को वाक़या हुआ है और ISPR के तर्जुमान मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार साहब ने इसके बारे में बताया, दुनिया को भी बताया कि एंटी सबमरीन यूनिट ने 1 मार्च को जदीद तरीन क्लोरी क्लास भारतीय आबदोज़ को रोका और ट्रैक किया और इसके बाद उसे भागने पे मजबूर किया। और ये 2019 में भी ऐसा हुआ था जब 27 फरवरी 2019 हुआ, अभिनंदन गिरफ़्तार हुआ। उसके बाद भी एक दफ़ा कोशिश की गई थी तो पाकिस्तान बहरिया ने उस वक्त भी ऐसा ही किया था। तो एक तो ये है कि हमारी मुसल्लह अफ़वाज जाग रही हैं और दुश्मन को पे नज़र रखे हुए हैं। एक और चीज़, क्योंकि ये सारा कुछ क्यों हुआ जी, 3 मार्च को 2016 को कुलभूषण गिरफ़्तार हुआ था। उसका भी ज़रा काफ़ी तकलीफ़ थी और है, वो अभी तक हमारे पास है कुलभूषण जो है, और वो भी एक इंडिया ने खसियानी बिल्ली खंबा नोची और तो कुछ कर नहीं सकती, तो उसने काम करने की कोशिश की। कोयटा में भी धमाका करवाया और वो भी 3 मार्च के इर्द गिर्द करवाया गया ताकि ये अपनी दिखाया जा सके कि जी हम अभी भी दहशतगर्दी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। दूसरी जानिब आते हैं एक बहुत ही अच्छी खबर, और वो है सनती इनकलाब लाने के लिए एक अहम तरीन ऑर्डिनेंस जारी किया है गवर्नमेंट ने। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने, प्रेसिडेंट डॉक्टर आरिफ अलवी ने उसकी मंजूरी दी है। यह इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, ये 2001 में तरमीमी ऑर्डिनेंस 2022 जारी किया है। इसमें क्या है, ये एक सनती इनकलाब लाने की कोशिश की जा रही है और सनती नए फैक्ट्रियाँ, नए कारखाने लगाने के लिए, नई सनतें लगाने के लिए एक बहुत बड़ा पैकेज अनाउंस किया है। यानी ख़ास तौर पे ओवरसीज़ पाकिस्तानी इससे भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं और वो ये है कि एक एमनेस्टी दी गई है कि आप सनतें लगाएं, इंडस्ट्री लगाएं, कारखाने, फैक्ट्रियां लगाएं। आपसे नहीं पूछा जाएगा कि ये दौलत कहाँ से आई और कैसे आई। आपने अपना रजिस्ट्रेशन करवानी है और रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद आपने सनती यूनिट लगाना है, सरमायाकारी करनी है और उसके बाद किसी किस्म की कोई तहकीकात ना FBR ना कोई और एजेंसी कर सकेगी। और 5 करोड़ रुपए कम से कम सरमायाकारी 5 करोड़ रुपए की है इसमें एमनेस्टी हासिल करने के लिए, और सनती यूनिट कम से कम हद है, मैक्सिमम हद कोई नहीं है। और 30 जून 2024 को तिजारती पैदावार शुरू करनी होगी। यानी आप जो भी फैक्ट्री रजिस्ट्रेशन करवाएंगे और वो फैक्ट्री, सनत, कारखाना लगाएंगे और उसका जो उस सनती यूनिट की पैदावार है वो 30 जून 2024 तक उसकी हर सूरत में आपने पैदावार लानी है। यानी 22 से 23, 23 से 24, 2-2.25 साल में आपने फैक्ट्री खड़ी करनी है और उसके बाद चालू करनी है। और 2018-19 में भी एमनेस्टी स्कीम दी गई थी और अब दी गई है इंडस्ट्रियल यूनिट्स के लिए, और इसमें एक और सहूलत भी दी गई है, वो मैं आपको बताता हूँ। लेकिन पहले कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को दी गई थी, उससे भरपूर फ़ायदा उठाया गया लोगों ने और उससे एक इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट हुई और भरपूर
सरगर्मियाँ हमें देखने को मिली और उससे भी फ़ायदा हुआ रोज़गार के मौके, क्योंकि एक घर तामीर होता है या कोई प्लाजा तामीर होता है, बिल्डिंग तामीर होती है, उसके साथ 40-50 कारखाने और चलना शुरू हो जाते हैं। इसी तरीके से अब इंडस्ट्री लगेगी तो इससे भी फ़ायदा होगा, रोज़गार, पैदावार, हमारे ज़र मुबादला बचेंगे, क्योंकि हमें बहुत सारा माल इंपोर्ट करना पड़ता है, तो वो यहीं कारखाने लगेंगे, यहीं फैक्ट्रियाँ लगेंगी और यहाँ से होगा। तो इससे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ और लोकल मुकामी पाकिस्तानी भी भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं, कोई बैन नहीं है। जो शोबे जो एमनेस्टी स्कीम से फ़ायदा उठाने के अहल नहीं हैं, उनमें है असला और गोला बारूद, धमाका खेज़ मवाद, चीनी, सिगरेट, सॉफ्ट ड्रिंक्स, फ्लोर मिल्स, सब्जियों का तेल और कुकिंग ऑयल की मैन्युफैक्चरिंग, ये जो है इसमें शामिल नहीं होगी और बाकी तमाम सनतें इसमें शामिल रखी गई हैं। और नई कंपनी में सरमायाकारी के लिए फ़ंड्स की रकम ज़ाहिर करके 30 सितंबर 2022 तक आपने एक स्टेटमेंट जमा करवानी है और फ़ंड्स का इस्तेमाल सनतों की इमारतों और ढांचों की तामीर के लिए और प्लांट्स और मशीनरी की ख़रीदारी या दरामद के लिए किया जाएगा और ज़ाहिर करदा रकम खुफिया होगी। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू FBR के ज़रिए किसी अथॉरिटी, अदालत, वफाकी तहकीकाती एजेंसी या कौमी एहतसाब ब्यूरो के सामने ज़ाहिर नहीं की जा सकती। ये FBR और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इसको तहफ़्फ़ुज़ देगी। 30 जून 2026 से पहले इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग कंपनी की मलकियत में कोई तब्दीली नहीं होगी। 30 जून 2026 से पहले असासों का कोई तसर्रुफ़ नहीं होगा और मौजूदा इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग में जिद्दत के लिए स्कीम से फ़ायदा उठाने के लिए जिस सरमायाकारी के लिए ऑर्डिनेंस के ज़रिए तकरीबन इसी तरह की शराइत बताई गई हैं। और इसके साथ साथ जो कमज़ोर सनती यूनिट्स हैं उनको भी अगर आपने बहाल करना है तो कंपनियों को भी एमनेस्टी स्कीम के लिए मराहत फराहम की गई हैं, यानी बीमार सनती यूनिटों को भी खड़ा करना है तो वो भी इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ये एक ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ और हमारे पाकिस्तानी जिनके पास दौलत बहुत है, पड़ी है और कहीं भी पड़ी है, उसको लाएं और उसको इस्तेमाल में लाएं ताकि उसका फ़ायदा हो पाकिस्तान को भी और उनको भी और लोगों को रोज़गार मिले। ये है एक समझें कि इसको अगर आपके पास को ब्लैक मनी है तो उसको वाइट कर सकते हैं और इससे भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में इसका बहुत ही कामयाब तजर्बा हुआ। अब आते हैं जी क्या चल रहा है यूक्रेन और रूस के दरमियान। वो काफ़ी ख़तरनाक सूरत हाल है, कोई अच्छी सूरत हाल नहीं है। और रूस के वज़ीर ख़ारजा, अब ये जंग जो है आहिस्ता आहिस्ता ये बढ़ रही है तीसरी आलमी जंग की तरफ और इसीलिए पाकिस्तान में भी एक अहम इजलास हो चुका है। मिलिट्री लीडरशिप और सिविल लीडरशिप बैठी है और उन्होंने भी इसके जो मनफी मस्बत पहलू देखे हैं और तैयारियां पाकिस्तान भी कर रहा है और कोई किसी भी किस्म का कोई चैलेंज हो, क्योंकि इसमें अब सबसे पहले तो प्यूटन ने अपने जौहरी हथियार, जौहरी तनसीबात को अलर्ट किया, स्पेशल फोर्सेस को अलर्ट किया। अब रूसी वज़ीर ख़ारजा ने बाकायदा तौर पे ख़बरदार किया है कि अगर तीसरी आलमी जंग हुई तो ये जो जंग है ये एटमी जंग होगी और जौहरी हथियारों से लड़ी जाएगी और ज़्यादा तबाहकुन होगी। ये रूस के वज़ीर ख़ारजा ने अक़वाम मुत्तहिदा में बाकायदा तौर पे मुतनब्बे कर दिया है और इंसानी हकूक़ के कौंसल के इजलास से रिकॉर्ड शुदा वीडियो खिताब में कहा कि ये तीसरी आलमी जंग छिड़ सकती है अगर इस जंग में कोई और मुल्क इन्वॉल्व हुआ। ये रूस और यूक्रेन का मामला है, कोई तीसरा मुल्क इसमें ना आए। और इसका ख़ास तौर पे उन्होंने कहा कि यूक्रेन की तरफ से मुमकिना तौर पर जो जौहरी हथियारों का इस्तेमाल पर उन्होंने कहा कि अगर ऐसा हुआ, और क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने ये कहा था कि वो यूक्रेन को जौहरी हथियारों की फराहमी करेगा। ऑस्ट्रेलिया ने ये कहा और यूक्रेन को कि वो देंगे, तो उसके बाद फिर रूस के वज़ीर ख़ारजा ने बाकायदा तौर पे ऑन द रिकॉर्ड ये बात कह दी है। और अब मेरा ख़्याल है कि सबको सोचना चाहिए, तो रूस का ये मामला इस तरीके से बढ़ रहा है। दूसरी जानिब पाकिस्तानी वहाँ पे भी अब तक अल्हम्दुलिल्लाह महफूज, बहुत सौ को निकाल लिया गया और बाकियों को महफूज मुकाम पे पहुँचा दिया गया, लेकिन वहाँ पे भारतीय तालिब इल्मों के साथ कोई अच्छा नहीं हुआ और भारत अभी तक अपने शहरियों को, अपने तालिब इल्मों को बेयारो मददगार उसने छोड़ दिया है और एक भारतीय तालिब इल्म जहाँ बहक भी हो चुका है, जबकि पाकिस्तान जो है
भारतीय तालिब इल्मों की पाकिस्तानी सफारतखाना भारतीय तालिब इल्मों की मदद कर रहा है और उनको लुक आफ्टर कर रहा है, उनको रेस्क्यू कर रहा है। और इसमें एक वीडियो भी वायरल हुई है जिसके बाद पाकिस्तान की तारीफ़ें हो रही हैं और भारत और मोदी सरकार की काफ़ी लहदे हो रही है, क्योंकि पाकिस्तानी सफारतखाने ने अपनी खिदमत पेश कर दी कि हम भारतीय तालिब इल्मों को भी वहाँ से रेस्क्यू कर सकते हैं। इसमें भारतीय तलबा का एक ग्रुप है जो कि पाकिस्तानी सफारतखाने में मौजूद है और पाकिस्तानी सफारतखाना भारतीय तालिब इल्मों को पनाह दे रहा है, जगह दे रहा है और खाना फराहम कर रहा है और उनको लुक आफ्टर कर रहा है। हर तरह से उनकी मदद की जा रही है, उनकी सिक्योरिटी भी। तो भारत के मारूफ सहाफ़ी और प्रोफेसर अशफाक सेवन ने इस पे बताया है इस वीडियो में कि रोमानिया की सरहद पर भारतीय सफारतखाने का हमला नहीं था, लिहाजा ऐसे में पाकिस्तानी सफारतखाने में भारतीयों ने पनाह ली और पाकिस्तान ने इसकी मदद की। तो ये फ़र्क है इंडिया और पाकिस्तान का। इसलिए मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान और पाकिस्तानी जो हैं वो भारतीय शहरियों के साथ उनकी कोई दुश्मनी नहीं है, क्योंकि भारतीय शहरी भी पाकिस्तान से प्यार करते हैं और पाकिस्तानियों से भी प्यार करते हैं। हम दुनिया में कहीं भी चले जाएं, इवन इंडिया में भी चले जाएं, तो भारतीय शहरी जो हैं वो वेलकम करते हैं और इसी तरीके पाकिस्तानी भी वेलकम करते हैं दुनिया भर में। ये सिर्फ मामला है बीजेपी, आरएसएस और इंतहा पसंदी का, कि एक अपने मुल्क को एक दूसरी इंतहा पसंदी की तरफ लेके जा रहे हैं और टॉलरेंस को ख़त्म किया जा रहा है, जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। दूसरी अच्छी खबर, भारत और पाकिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात हुए इन हालात में भी, और वो थी आबी जारहियत के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान के पानियों को रोकना और पाकिस्तान की तरफ आने वाले दरियाओं पे जो आबी ज़खायर डैम्स बनाए जा रहे हैं उस पे। तो भारत ने मगरबी दरिया के मंसूबों से मुताल्लिक़ मज़ीद तफ़सीलात देने पर रज़ामंदी ज़ाहिर की है और ये मुज़ाकरात हुए हैं जी इस्लामाबाद में। तकरीबन 3 दिन रहे। जो भारत के सीनियर हुक्काम थे वो आए थे, वाघा के रास्ते इस्लामाबाद, और ये इंडस वाटर पर मुस्तकिल कमीशन है PCIW। दोनों ममालिक के कमिश्नर जो वाटर कमिश्नर्स हैं उनके 3 रोज़ा मुज़ाकरात हुए। एजेंडे के तमाम आइटम्स पे बात हुई, मुकम्मल की गई और उसके बाद ज़ेर बहस मुज़ाकरात को हक़नी शक्ल भी दी जाएगी और जो चीज़ें तय हुई हैं वो काफ़ी हौसला अफ़ज़ा हैं। अब इस पे अमल किया जाए। पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत इंडस वाटर्स मेहर अली शाह, पाकिस्तान के कमिश्नर बराए इंडस वाटर्स मेहर अली शाह कर रहे थे और वफ़द में वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी, महकमा मौसमियात, महकमा आबपाशी पंजाब, वफाकी कमिश्नर बराए सैलाब, नेस्पाक और वज़ारत ख़ारजा के हुक्काम शामिल थे। और भारत की जानिब से जो वफ़द की क़यादत है उनके कमिश्नर प्रदीप कुमार सक्सेना कर रहे थे और पाकिस्तान ने 10 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर एतराज़ात किए थे। इन 10 मनसूबों में से 9 मनसूबे 25 मेगावाट और इससे छोटे प्रोजेक्ट के ज़ुमरे में आते हैं। और छोटे मनसूबों से मुतालिक भारत ने कुछ डाटा पाकिस्तान के साथ शेयर किया, तहम तकनीकी चार्ट और अंदाज में फ़र्क के बायस फराहम किया गया डाटा इस्लामाबाद के लिए नाकाबिले फ़हम था। तो मज़कूरा मनसूबों में जो कोलान रामवारी, काला रोज़, तमाशा हाइड्रो, बाल्टिकोलन, दारबेक शेविक, ये सारे इस तरीके से फगला और मंडी शामिल हैं। कारगिल हंडरमैन और दीगर प्रोजेक्ट्स इसमें शामिल हैं, जिनकी तरफ से प्रोनाउंसिएशन में अगर कोई गलती होगी तो उसके लिए माजरत। और ये सब कुछ, और पाकिस्तान की जानिब से 624 मेगावाट के केरू और 48 मेगावाट के लोअर करलाई मनसूबों और 5 बड़े एतराज़ात उठाए गए हैं, जिनको पाकिस्तान 1960 के मुआहदे की खिलाफ वर्जी समझता है। तो ये इंतहाई मुश्किल हालात में पाकिस्तान और भारत के ये मुज़ाकरात हुए हैं और पहली दफ़ा ये हुआ है कि पाकिस्तान के एतराज़ात फ्री बोर्ड और एंटेक स्पिलवे और दीगर से मुताल्लिक थे, जिन पर भारतीय फ़रीक ने खुले जहन के साथ इस पे बात की है और रज़ामंदी ज़ाहिर की है। तो पाकिस्तान का इसरार सिर्फ एक ही था कि कोई टाइम फायर मुकर्रर नहीं किया जाता जब तक, तो ये मामला तूल पकड़ते जाएंगे। भारत ने भी इजाफी आदाद शुमार के साथ एतराज़ात पर अपने नुक्ता नज़र को साबित करने और 2 हफ्तों के अंदर जवाब देने पर इत्तेफाक किया। तो ये एक अच्छी खबर है इसमें, क्योंकि अगर ये मसला हल हो जाता है तो पाकिस्तान
की जो बहुत सारी ज़मीनें हैं वो बंजर होने से बच जाएंगी, क्योंकि भारत जो मुसलसल इसकी खिलाफ वर्जी कर रहा है पाकिस्तान के साथ जो मुआहदा है उसका। तो ये थी अब तक की अच्छी खबरें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।